नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के जो ईबीएसटी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बीकॉम सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स जो कि अकाउंटेंसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए परेशान है, उनकी इस समस्या का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जनरली ये जो पेपर है, पहले इसकी जगह हम बीकॉम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा करते थे। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो सेमेस्टर सिस्टम आया है, इसमें उसको हटाकर इसकी जगह फाइनेंशियल अकाउंटिंग रख दी गई है, जो कि आपने 11th और 12th में जो अकाउंटेंसी पढ़ी है, बस उसी के ही चैप्टर्स इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड है। तो बहुत ये भारी भरकम सिलेबस नहीं कहूँगा मैं इसको, बहुत छोटा सिलेबस है, आसान-सा सिलेबस है। और साथ ही में यहाँ से क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके हैं, तो आपने क्योंकि अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने ही चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंसाइनमेंट के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार करने हैं। कैपिटल रेवेन्यू में जैसे फाइनल अकाउंटिंग है, जैसे ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट है और एडजस्टमेंट एंट्रीज़ है, ये आपको न्यूमेरिकली तौर पे आना चाहिए। एक्सपेंडिचर रिसीट्स अकाउंटिंग होते हैं, ये आपको जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके आपको जो अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से अकाउंटिंग बनती है, वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक एंट्रीज है, वो आपको आनी चाहिए। ये आपका इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है। मैं इस वीडियो में जनरली डिस्कस करने आया हूँ आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, क्योंकि अब आप कहोगे कि सर न्यूमेरिकल क्यों नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इतना आसानी से अकाउंटेंसी को हम समझ लें, इतनी आसान से अकाउंटेंसी होती भी नहीं है। अकाउंटेंसी के लिए हमें डेडिकेटेड क्लासेस की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एडजस्टमेंट ही सिखा रहे हैं, तो एडजस्टमेंट की एक डेडिकेटेड क्लास होती है। तो अभी क्योंकि अपन उतना अपने पास ना तो टाइम है, ना ही अभी इतना हम कर पाएँगे, तो हम सिर्फ़ वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। ऐसी बात नहीं कि अकाउंटेंसी है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएँगे, डेफ़िनिटली आएँगे। वो क्वेश्चन को आपको आने ही चाहिए। और वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि वित्तीय लेखांकन क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस टू ascertain प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि वित्तीय लेखांकन व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों को दर्ज करने, उनको वर्गीकृत करने, संक्षिप्त करने तथा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, जिससे किसी विशेष लेखा अवधि का लाभ या हानि या वित्तीय स्थिति क्या हो सके, प्राप्त हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, तो हम इस बिजनेस से हमने कमाया है या बिजनेस ने हमको खाया है। कहने का मतलब है, बिज़नेस को हमने घर से चलाया है या बिज़नेस ने हमारा घर चलाया है, यानी कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है, हमें इसकी जानकारी चाहिए। तो भई इसके जितने भी ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर उनको उनकी नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफ़ाई करना पड़ेगा, लेजर बनानी पड़ेंगी। फिर हमें उनको समराइज़ करना होगा, यानी कि उनके बैलेंस निकालने होंगे और हमें उनको प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा समराइज़ वे में करना होगा और उनसे हमें फाइनल अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी। ताकि हम ये जान सकें कि हमें प्रॉफ़िट कमाया या लॉस कमाया। अभी जो प्रॉफ़िट लॉस होता है, तो हमने ये भी देखेंगे कि क्या टाइम पीरियड हुआ, यानी टाइम पीरियड भी तो देखेंगे। तो हम जनरली 1 फाइनेंशियल ईयर रखते हैं, जो कि 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी वित्तीय लेन-देन होते हैं, उनको सही ढंग से दर्ज करना, क्लासिफ़ाइड करके संक्षिप्त करते हुए प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में लाना और उनसे लाभ-हानि का पता करना। ये सारी जो सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, वित्तीय लेखांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि जो वित्तीय लेखांकन है, ये हम क्यों करते हैं, इसके क्या उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ascertain फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ओनर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स। यानी कि जो वित्तीय लेखांकन है, उसके उद्देश्य है व्यवस्थित अभिलेख रखना, यानी कि सही ढंग से रिकॉर्ड रखना, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखना, लाभ हानि का सही निर्धारण करना, वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाना या ज्ञात करना, तथा स्वामियों यानी बिजनेस के मालिकों, ऋणदाताओं और अन्य जो पार्टी है बिजनेस की, लाइक बैंकिंग है, गवर्नमेंट है, जो हमें उधार देते हैं वो है, हमारे सप्लायर्स हैं, जो ग्राहक है, जितनी भी पार्टीज़ है जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखती है, उन सबको वित्तीय जानकारी देना, ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या होते हैं, हमारे मोटिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं।
व्हाट इज अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन का क्या मतलब है? यानी लेखांकन, देखो जो अकाउंटिंग होते हैं, जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं, वो एक तरीके से हमें क्या देते हैं? सूचनाएं तो देते हैं। तो एक सूचना प्रणाली के तौर पे इनको हम किस तरीके से जान सकते हैं? अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स प्रोसेस एंड कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स so that they can evaluate business performance and take economic decisions। सूचना प्रणाली के रूप में देखा जाए तो लेखांकन वित्तीय जानकारी की पहचान करवाता है, अभिलेखन की बात करता है, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेस की बात करता है, प्लस संप्रेषण यानी कि सूचनाएं कम्युनिकेट करता है, ताकि जो भी पार्टी है जो उपयोग करता है, व्यवसाय की परफॉर्मेंस या प्रदर्शन को देखकर उसका मूल्यांकन करके अपने डिसीजन ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, आपकी फर्म है। आप मार्केट से क्या लेना चाहते हो? लोन लेना चाहते हो। तो आपको लोन कोई क्यों दे? लोन देने वाला क्या है? आपका उधार देने वाला उधार करता है, तो आपको उधार क्यों दे? या फिर आप किसी से यानी क्रेडिटर से माल खरीदना चाहते हो, और माल किसे खरीदना चाहते हो? उधार में खरीदना चाहते हो, तो आपको सप्लायर उधार में माल क्यों दे? तो आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वही तो वह एनालाइज़ करेगा कि आप में इतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं है। तो कहने का मतलब, आपकी फर्म की क्या परफॉर्मेंस है, उनको देखकर वह अपने डिसीज़न लेगा कि हमें इसके साथ किस तरीके से डील करना चाहिए। तो कहने का मतलब, जो आपकी अकाउंटिंग है वो एज़ ए इन्फॉर्मेशन सिस्टम का भी काम करती है। व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? लेखांकन सिद्धांत क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझना। जितने भी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और आपकी अवधारणाएँ हैं, उनको आप सेपरेटली भी ध्यान रखना। जैसे गोइंग कंसर्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोइंग कंसर्न क्या है? चालू जो अवधारणा है वो क्या है? इसका मतलब क्या है? ट्रेडिशनल कंसर्न क्या है? ये सारे कंसर्न भी आपको अलग से पता होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, assumptions and conventions that guide the recording of transaction and preparation of financial statements टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि जो लेखांकन सिद्धांत है वो वे मूल अवधारणाएं, मान्यताएं या परंपराएं हैं जो कि लेन देनों के अभिलेखन और वित्तीय विवरणों की तैयारियों में एकरूपता लाता है और निरंतरता सुनिश्चित करता है। यानी कि यदि प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो जहां भी जो भी अकाउंटिंग होती है, अलग-अलग कंपनियों की, अलग-अलग फर्मों की, अलग-अलग वित्तीय वर्षों की, तो उन सब में क्या होनी चाहिए? एक यूनिफ़ॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ताकि वो अपने इन्हीं प्रिंसिपलों के आधार पे ही क्या बनाते हैं? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे कैश इन फ्लो बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन सबको प्रिपेयर करने में, इन सबको रिकॉर्ड करने में, ये सारी जो कन्वेंशंस होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो उसके लिए जो गाइड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम, द्विपृष्ठीय प्रणाली या यूं कहे दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली को समझाओ। दोहरा लेखा प्रणाली है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन दो पक्षों को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। डीआर और सीआर, यानी कि डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, दोनों ही साइड में क्या होता है कि हर एक एंट्री दोनों ही साइड होती है। ये यूं कि दोनों में बराबर अमाउंट से होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। यानी हर ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। द डबल एंट्री सिस्टम स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड टू मेंटेन इक्विलिटी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और लेखांकन अभिलेखों में संतुलन बनाए रखने हेतु दोनों का ही अभिलेखन किया जाता है, यानी कि दोनों को ही लिखा जाता है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके आप बताएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? लेखांकन मानक क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अथॉरिटेटिव guidelines issued by regulatory bodies to ensure uniformity, transparency, and comparability in the preparation and presentation of financial statements। लेखांकन मानक नियामक संस्थाओं द्वारा जारी अधिकृत दिशा निर्देश होते हैं जिनका उद्देश्य वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में एकरूपता लाना, पारदर्शिता लाना और उनमें तुलनीयता सुनिश्चित करना होता है। यानी कि अलग अलग कंपनियां, अलग अलग फर्म एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग मेंटेन करती हैं, ताकि ये सारे क्या हो सके? यूनिफॉर्म हो सके, इनका प्रेजेंटेशन एक जैसा हो सके और इनमें कंपेरेबिलिटी भी हो सके। तो इन सब के लिए जो गाइडलाइन होती है, जो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा इश्यू की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एएस कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। व्हाट इज जर्नल? यानी कि जर्नल क्या है? जर्नल क्या होती है? जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो ट्रांजैक्शन जिस बुक में
स्टार्टिंग में जिस बुक में हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। छोटे बिज़नेस होते हैं वहाँ पे सिर्फ़ एक ही प्राइमरी लेखा पुस्तक होती है जिसे जर्नल कहते हैं, और जो बड़ा बिज़नेस हो जाता है तो जर्नल का उपविभाजन हो जाता है, क्लासिफ़िकेशन हो जाता है जिसे हम अकाउंटिंग बुक्स कहते हैं। जो कि जिसमें कैश बुक होती है, परचेज़ बुक होती है, परचेज़ रिटर्न होती है, सेल बुक होती है, सेल्स रिटर्न होती है, जर्नल होता है। इस तरीके से उसका जो जर्नल है उसका क्या कर दिया जाता है, क्लासिफ़िकेशन हो जाता है। Journal is the book of original entry in which business transactions are recorded for the first time in a chronological order with proper debit and credit aspects। यानी कि जर्नल वह मूल प्रविष्टि पुस्तक है जिसमें व्यावसायिक लेनदेनों को पहली बार कालानुक्रमिक क्रम में उचित डेबिट व क्रेडिट के साथ दर्ज किया जाता है। यानी कि इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है। इधर इसकी डेट होती है, पर्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, डेबिट अमाउंट होता है और क्रेडिट अमाउंट होता है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फ़ोलियो, यानी कि पर्टिकुलर ये अमाउंट होता है जैसे कैश अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट। तो एलएफ का मतलब होता है कि केस अकाउंट लेजर फ़ोलियो में, यानी कि लेजर में कौन से पेज पर आपको ये अकाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, फ़ॉर्मेट होता है, और जर्नल को प्राइमरी लेखा पुस्तक कहते हैं, प्राथमिक लेखा पुस्तक कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो देखो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस के जो डेली रूटीन के काम होते हैं, डेली रूटीन के जो काम होते हैं, उनके लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो कभी कभार के काम होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होते हैं, उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग फिक्स्ड असेट्स विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो कि स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय या सुधार पर किया जाता है तथा जो व्यवसाय को दीर्घकालीन लाभ या आय क्षमता में वृद्धि प्रदान करता है। यानी कि ऐसे सारे खर्चे जो कई सारे फाइनेंशियल ईयर से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और फिक्स एसेट्स यानी कि जो स्थिर संपत्तियां हैं उनके रिगार्डिंग होते हैं या कभी कभार किए जाने वाले होते हैं, और उनका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म तक हमें मिलता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और डेली रूटीन के खर्चे जैसे हमें सैलरी देनी है, वेतन चुकाना है, मजदूरी देनी है, कमीशन देना है, परचेज करना है, सेल करना है, ये सारे डेली रूटीन के होते हैं, इन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि आयगत व्यय वह व्यय होता है जो व्यवसाय के दैनिक संचालन पर किया जाता है और जिनका लाभ उसी लेखा अवधि में समाप्त हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यय खर्चे जो जनरली 1 ईयर तक यानी 1 फाइनेंशियल ईयर तक की क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। व्हाट इज इनकम, आय क्या है। इनकम रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि आय से तात्पर्य लेखा अवधि के दौरान व्यवसाय द्वारा अपने संचालन और गैर संचालन गतिविधियों से प्राप्त मौद्रिक लाभ से होता है। यानी कि जो भी बिजनेस है जो कि रन होता है और जो भी वह जनरली काम करता है उससे उसे जो इनकम प्राप्त होती है या मॉनेटरी वैल्यू जो उसको बेनिफिट प्राप्त होते हैं उसे उस बिजनेस की क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। व्हाट आर प्रोविजंस, यानी कि प्रावधान क्या है। यहाँ पे दो चीज समझते हैं, एक होते हैं प्रोविजन प्रोविजन और एक होते हैं रिजर्व, यानी कि प्रावधान और संचय। क्या होता है प्रोविजन और क्या होता है रिजर्व। प्रोविजन यानी कि देखो ये ट्रेडिशनल अप्रोच पे काम करता है, यानी कि हम इस बात का अंदेशा लगाते हैं कि भविष्य में हमें कोई खर्चा होगा तो उस खर्चे की पूर्ति हेतु हम अभी से ही एक क्या करते हैं, बचत करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे एक मैं जनरल कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कोई आप बिज़नेस कर रहे हो और बिज़नेस में आप मशीन लेके आए और मशीन में आप ये चाह रहे हो कि वह मशीन 5 साल बाद हमें रिप्लेस करनी होगी। तो 5 साल बाद आपके पास एक मोटा अमाउंट कहाँ से आएगा? इसलिए आपने हर साल थोड़ा-थोड़ा अमाउंट उसके लिए बचाना स्टार्ट कर दिया और आपने उसके लिए प्रोविज़न बना दिया कि इस मशीन को रिप्लेस करने के लिए हम इस प्रोविज़न में अमाउंट डालेंगे। और ये आपका 5 साल तक एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। फिर 5 साल बाद आप इस प्रोविज़न के अमाउंट से इस मशीन को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे।
क्लियर? यानी कि जब जो खर्चा होता है वो आइडेंटिफ़ाई होता है, उसके लिए जो हम पैसा बचाकर एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, उसे हम प्रोविज़न कहते हैं। रिज़र्व क्या होता है? रिज़र्व हमारे प्रॉफ़िट का हिस्सा होता है, ठीक है? और प्रॉफ़िट का हिस्सा होता है और हम भविष्य में हमारी जो कोई इमरजेंसीज़ हो जाती है, कोई कंटिंजेंसी हो जाती है, उससे बचने के लिए जो बचत करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संचय या रिज़र्व कहते हैं। Provisions are amounts charged against profits to meet known liabilities or losses, the exact amount of which cannot be determined with accuracy। यानी कि प्रावधान लाभों में से अलग की गई वह राशि होती है जो कि ज्ञात दायित्वों या संभावित हानियों को पूरा करने हेतु रखी जाती है, जिनकी सटीक राशि ज्ञात नहीं होती। यानी कि भविष्य में हम बदलेंगे तो सटीक राशि तो उसका नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो खर्चा है वो हमारे पास क्या है, नोन है। यानी कि हम किस खर्चे को कवर अप करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो बनाते हैं दैट इज प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिजर्व, यानी संचय क्या है? रिजर्व्स आर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन द बिजनेस टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन, मीट फ्यूचर कंटिजेंसी और फाइनेंस एक्सपेंशन प्लान्स। यानी कि संचयी लाभ का वह भाग होता है जिसे व्यवसाय में सुरक्षित रखा जाता है ताकि वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके, भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना किया जा सके और विस्तार योजनाएं भी पूरी की जा सके। आपके लिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो दोनों में बड़ा है, यानी कि एक बी सेक्शन में क्वेश्चन ये बन सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि प्रोविजन में और रिजर्व में डिफरेंस क्या है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, यानी व्यापार खाता क्या है? यानी कि कोई बिज़नेस है उसकी जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस जानना चाहते हैं, तो जो हम इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं दैट इज़ डायरेक्ट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बाय कंपेयरिंग नेट सेल्स विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। व्यापार खाता किसी लेखा अवधि में की गई बिक्री की तुलना विक्रय लागत से करके सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम का इसमें एडजस्टमेंट करते हैं तब हमारे पास बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पी एंड एल अकाउंट जिसको हम कहते हैं। लाभ हानि खाता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ ए बिजनेस आफ्टर कंसिडरिंग ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। यानी लाभ हानि खाता सभी अप्रत्यक्ष आय और व्यय को सम्मिलित करने के बाद व्यवसाय का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था क्या है? ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल सोशल और एजुकेशनल पर्पज वेयर अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। यानी कि गैर लाभकारी संस्था वह संस्था होती है जिनकी स्थापना परोपकारी उद्देश्य हेतु यानी कि चैरिटेबल दान दान करने के लिए, सामाजिक या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए की जाती है और जिसमें लाभ अर्जन करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता, उन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। व्हाट इज कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट का मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? श्याम। ठीक है? राम अपना माल किसको बेचता है? श्याम को बेचता है। श्याम को सौंपता है कि वह इस माल को चाहे तो रख ले, चाहे तो वापस लौटा दे। एक तरीके से एक एग्रीमेंट जैसा इसमें नहीं, एग्रीमेंट जैसा होता है, यानी कि पसंदगी पे माल बेचा जाता है एक तरीके से। एक तो ये हो गया, या फिर श्याम को माल सौंपा जाता है और श्याम इसको आगे बेचता है। ठीक है, बिकता है तो ठीक है, वरना वापस वो लौटा देगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। यानी कि कमीशन बेस्ड जब बिक्री की जाती है, श्याम इस माल को आगे बेचने पर राम से क्या लेता है? कमीशन लेता है। बिकता है तब तक ठीक है, नहीं बिकता है तो वापस राम को लौटा देता है। इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेषण। क्या बोलते हैं? प्रेषण। कंसाइनमेंट इज एन अरेंजमेंट under which goods are sent by the consignor to the consignee और सेल ऑन कमीशन बेसिस while ownership remains with the consignor। यानी कि कंसाइनमेंट या प्रेषण वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुएं प्रेषणी द्वारा कमीशन पर बिक्री हेतु कंसाइनी यानी प्रेषित को भेजी जाती हैं, जबकि स्वामित्व कंसाइनर के पास ही रहता है। यानी कि इस माल का जो ओरिजिनल मालिक है वो कौन रहेगा? राम ही रहेगा। बस कमीशन के रिगार्डिंग श्याम को उसने माल भेजा है कि श्याम इस माल को आगे बेच देगा तो वह क्या, उसको क्या मिलेगा? उसका कमीशन मिलेगा। इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट।
व्हाट इज़ नॉर्मल लॉस? सामान्य हानि क्या है? जब यानी कि जब किसी हानि पर आपका क्या नहीं हो, बस नहीं चलता हो, वह नेचुरल होती है और वह होती ही है, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल नॉर्मल लॉस बोलते हैं। नॉर्मल लॉस इज़ द अनअवॉइडेबल लॉस ऑफ गुड्स अकरिंग ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़ सच एज़ इवेपोरेशन, लीकेज और हैंडलिंग ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस। यानी कि सामान्य हानि वह अपरिहार्य या अनिवार्य हानि होती है जो कि व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान वाष्पीकरण, रिसाव या संभाल के कारण होती है। यानी कहने का मतलब जैसे आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, आप चाहे कितना ही कर लो, जैसे आटा चक्की वाला ही हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इधर आपकी आटा चक्की है, ठीक है? आप इसमें गेहूँ डालते हो और आटा इसका बनाना चाहते हो, तो ये जो पार्ट होते हैं, इस पार्ट में आपका कुछ आटा जल ही जाता है, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस जो नॉर्मल लॉस होता है, आप चाहे कितनी टेक्नोलॉजी लगा लो, फिर भी थोड़ा बहुत लॉस होता ही है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस कहते हैं। और इसके अलावा जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्नॉर्मल लॉस कहते हैं, असामान्य हानि। Abnormal loss is the loss of goods caused by unexpected events such as fire, theft or accident and is not considered a normal business loss। यानी कि असामान्य हानि वह हानि होती है जो कि आग से या चोरी की वजह से या दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होती है और जिसे सामान्य व्यावसायिक हानि नहीं माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक? यानी कि अविकृत स्टॉक का मूल्यांकन क्या है? यानी कि जो बिना बिका हुआ माल है, उसका इवैल्यूएशन करें तो क्या है? वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मीन्स डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यानी कि जो अविकृत स्टॉक है, अविकृत स्कंद है, उसका मूल्यांकन लेखा अवधि के अंत में बचे हुए माल का मूल्य निर्धारण करना होता है, जो कि सामान्यतया लागत या बाजार मूल्य में दोनों में से जो कम होता है, उस पर हम करते हैं। यानी कि जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो हमारा स्टॉक है, हमारा बच गया 31 मार्च को हमारे पास जो स्टॉक बचा हुआ है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को हम अनसोल्ड स्टॉक भी कहते हैं। तो इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो करते हैं तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट दोनों में से जो कम होती है, उस पर हम इसका क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। ये ट्रेडिशनल कंसर्न पे डिपेंडेंट होता है, रूढ़िवादिता की परंपरा पे आधारित होता है। इसको हम अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन कहते हैं। व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन? यानी सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा या सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क, जैसे मान लो आपने कोई क्लब जॉइन कर लिया। क्या कर लिया? क्लब जॉइन कर लिया। आपने क्लब जॉइन कर लिया तो भाई क्लब की मंथली या हाफ ईयरली, एनुअली या क्वार्टरली कोई ना कोई तो फीस आप देते ही होंगे। तो वो जो फीस आप देते हो, यानी उसे क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं, चंदा कहते हैं या मेंबरशिप फीस कहते हैं। Subscription is the periodic contribution received from members of a non-profit organization to meet its regular expenses and activities। सब्सक्रिप्शन या चंदा गैर लाभकारी संस्थाओं के सदस्यों से प्राप्त नियमित अंशदान होता है, जिससे संस्था के नियमित व्यय या गतिविधियां संचालित की जाती है। यानी कि आपने कोई ग्रुप बना रखा है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसके जो भी मेंबर होते हैं, तो मंथली आपने कहा कि सब सारे जो सदस्य हैं वो मंथली 100-100 रुपए देंगे। तो ये जो 100 रुपए हैं, ये उसकी फीस है, यानी सब्सक्रिप्शन इसको कहा जाता है। व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? यानी आय व्यय खाता क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टू ascertain सरप्लस और डेफिसिट फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। आय व्यय खाता गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा किसी लेखा अवधि के अधिशेष या घाटे का निर्धारण करने हेतु तैयार किया जाता है। जैसे मान लो अदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो P&L अकाउंट तैयार करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को जानते हैं। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए जाते या प्रॉफिट उनका उद्देश्य नहीं होता, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार नहीं करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम उनके लिए जो अकाउंट बनाते हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को शो करता है, वहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस को क्या करता है? शो करता है, यानी कि बचत को शो करता है या घाटे को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यूनिट में आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग? शाखा लेखांकन क्या है? देखो यहाँ पर क्या है? हेड ऑफिस है, और इस हेड ऑफिस की ये क्या है? ABCD ब्रांचेज है। तो हर एक ब्रांच की अकाउंटिंग करना, सेपरेट अकाउंटिंग करना ब्रांच अकाउंटिंग कही जाती है। ब्रांच अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स एंड मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ट्रांजैक्शंस सेपरेटली फ्रॉम द हेड ऑफिस अकाउंट्स। यानी कि शाखा लेखांकन वह लेखांकन प्रणाली है जिसमें शाखा के लेन देनों का लेखा मुख्यालय से
पृथक रूप से रखा जाता है, यानी कि हेड ऑफिस से इनका अकाउंट नहीं मिलाया जाता है, जबकि सबका अकाउंटिंग सेपरेटली क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ताकि सबका अलग से क्या देख सके, परफॉर्मेंस दे सके, उसे हम ब्रांच अकाउंटिंग कहते हैं। व्हाट इज डिपेंडेंट ब्रांच? आश्रित शाखा क्या है? अब देखो, मान लो ये है डी ब्रांच है, डी ब्रांच टोटली किस पे डिपेंडेंट है? हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है, तो इसे हम डिपेंडेंट ब्रांच के नाम से जानते हैं। A dependent branch is a branch which does not maintain its own books of accounts or and depends entirely on the head office for accounting records। यानी कि आश्रित शाखा वह शाखा होती है जो स्वतंत्र लेखा पुस्तकें नहीं रखती है और पूर्णतया मुख्यालय पर ही क्या, मुख्यालय पे यानी कि हेड ऑफिस पे क्या होती है, डिपेंड होती है, और हेड ऑफिस पे ही इसके अकाउंटिंग क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम? किराया क्रय प्रणाली क्या है? जैसे मान लो आपने कोई मशीन 10,000 रुपये की परचेज करी और आपने कहा मैं हर महीने इसकी 1,000 रुपये दे दूंगा, तो आपने कितनी किस्तें बनाई इसकी? 10 महीनों की 10 किस्तें बनाई। तो आप हर एक महीने इसकी क्या करते हो, किस्त पे करते हो, ईएमआई देते हो एक तरीके से। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। जब तक आप फाइनल किस्त पे नहीं करते तब तक आपको इसकी प्रोप्राइटरशिप यानी कि मालिकाना हक आप पे ट्रांसफर नहीं होता है। Hire purchase system is a method of purchasing goods on installment basis under which ownership passes to the buyer only after payment of the final installment। यानी कि किराया क्रय प्रणाली वह विधि है जिसमें वस्तुएं किस्तों में खरीदी जाती है और अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही स्वामित्व क्रेताओं को क्या होता है, प्राप्त होता है। व्हाट इज इंस्टॉलमेंट सिस्टम? यानी किस्त प्रणाली क्या है? इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज अ मेथड ऑफ सेल in which the buyer pays the price in installments and ownership of goods passes immediately at the time of agreement। किस्त प्रणाली वह विक्रय विधि है जिसमें क्रेता मूल्य का भुगतान किस्तों में करता करता है और समझौते के समय ही वस्तु का स्वामित्व क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो आपने कोई बाइक खरीदी, तो बाइक जब आपने खरीदी तभी आपकी उसकी क्या बन गई, आरसी बन गई, यानी कि आप उसके मालिक हो गए। लेकिन आपने बाइक किस पे खरीदी है? इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है। तो इंस्टॉलमेंट में तो आप उसकी वैल्यू पे कर रहे हो, लेकिन उस पे ओनरशिप किसकी है? आपकी है। तो इसे तो हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम। और जब आप ईएमआई बेस पे ही खरीदते हो लेकिन ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होती जब तक आप उसकी लास्ट ईएमआई पे नहीं कर देते, इसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। दोनों में ये डिफरेंस होता है। व्हाट इज डेटर सिस्टम इन ब्रांच अकाउंटिंग? यानी शाखा लेखांकन में देनदार प्रणाली क्या है? डेटर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग अंडर विच ब्रांच डेटर्स आर ट्रीटेड एज डेटर्स ऑफ द हेड ऑफिस। यानी कि देनदार शाखा प्रणाली शाखा लेखांकन की वह विधि है जिसमें शाखा के देनदारों को मुख्यालय के देनदार माना जाता है। यानी कि एक तरीके से जो ब्रांच है वह एक तरीके से देनदार में, जैसे मान लो ये हेड ऑफिस है, ठीक है, और ए बी सी और डी ये इसकी क्या है, ब्रांच है, यानी शाखाएं हैं। तो ए इसकी क्या है, डेटर है, देनदार है। बी इसकी क्या है, देनदार है, ये देनदार है, ये देनदार है। तो जब इनको देनदार यानी डेटर समझकर इनकी अकाउंटिंग की जाती है तो इस मेथड को हम डेटर सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज होलसेल ब्रांच? यानी थोक शाखा क्या है? Wholesale branch is a branch which sell goods in large quantities to retailers or dealers instead of selling directly to consumers। यानी कि थोक शाखा वह शाखा होती है जो उपभोक्ताओं के बजाय खुदरा विक्रेताओं या व्यापारियों को बड़ी मात्रा में माल बेचती है। जैसे फॉर एग्जांपल यही है, ए बी सी डी है। तो जो ए ब्रांच है वो क्या करती है, सिर्फ होलसेलर्स को, डीलर्स को ही क्या करती है, माल बेचती है और बड़ी क्वांटिटी में बेचती है। और बाकी ए बी सी है, सॉरी बी सी डी है, ये कंज्यूमर्स को बेचती है, छोटी छोटी रिटेल सेलिंग करती है। तो जो ए है इसको हम होलसेल ब्रांच के नाम से जानेंगे, यानी थोक शाखा इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज? यानी किराया क्रय लेखांकन उपचार नहीं बोला जाएगा, इसको पद्धति कहा जाएगा। पद्धति क्या है? यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज, यानी कि जब हायर परचेज होता है उसको किस तरीके से उसमें अकाउंटिंग पेमेंट मेथड यूज किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग कैश प्राइस, इंटरेस्ट एलिमेंट, इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड ओनरशिप ट्रांसफर इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर। यानी किराया क्रय का लेखांकन पद्धति क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में नकद मूल्य, ब्याज का अंश, देय किस्तें और स्वामित्व हस्तांतरण का लेखा करने से क्या होती है, संबंधित तो होती है। यानी कहने का मतलब जो हायर परचेज अकाउंटिंग होती है उसमें होता क्या है, उसमें कितनी केस प्राइस है, क्या इंटरेस्ट लगेगा, इंस्टॉलमेंट किस तरीके से ड्यू होगी और ओनरशिप किस तरीके से ट्रांसफर होगी, इन सभी बातों का ही क्या किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। उसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज कहते हैं।
ये था अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बी सेक्शन के जो बड़े क्वेश्चन हैं आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरीके के होंगे। एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन के क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या करो। अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस बनते हैं क्योंकि टाइटल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इसका लाभ बताइए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आयगत आय और व्यय, सॉरी आयगत तो है, पूंजीगत खर्चों में अंतर स्पष्ट करो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व एंड डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों में अंतर बताओ क्या होते हैं। स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछने की ज़्यादा चांसेस है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गैर लाभकारी संस्थाओं का वर्णन करो। देखो एक चीज़ है, यूनिवर्सिटी अभी जो पेपर बना रही है वो बना रही है चैट जीपीटी से, जनरली चैट जीपीटी से, क्योंकि पेपर की जो लैंग्वेज है उससे देख के पता चल रहा है कि पेपर एआई जनरेटेड है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन इंटेलिजेंसी नहीं मिलती। जिस तरीके से एआई पेपर जनरेट करता है उसी फॉर्मेट में पेपर जनरेट हो रहे हैं। तब मैं आपको कहूँगा कि थोड़े सावधान हो जाओ। अकाउंटेंसी का पेपर आपको जैसा मैंने दिखाया है वैसा देखना मिल जाए तो आपको आश्चर्य नहीं करना है, पेपर ऐसा भी मिल सकता है, क्योंकि एआई अकाउंटिंग के क्वेश्चन जनरेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर वे में। साफ-साफ आप इस चीज़ को समझ लो। वहीं अगर किसी एक्सपर्ट से आपका पेपर जनरेट होता है, तो पेपर एक अच्छा पेपर आएगा, पेपर में अकाउंटिंग के क्वेश्चन्स होंगे, पेपर एक अच्छा स्टैंडर्ड वे में डिज़ाइन किया हुआ होगा। इसलिए थ्योरी के क्वेश्चन भी आपको याद तो रखने हैं, क्योंकि आपको माइंड में वो एक चीज़ भी लेके चलनी है कि पेपर सिलेबस के से किसी कैसा भी तैयार किया जा सकता है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनमेंट के लेखांकन पद्धति की व्याख्या करो। विचार नहीं है, पद्धति है, पद्धति की व्याख्या करो, किस तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन होते हैं। एक्सप्लेन द ब्रांच अकाउंटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। शाखा लेखांकन क्या है और इसके महत्व को समझो। एंड एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज की लेखा प्रणाली को समझाओ। इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं। यहाँ पे देखो जो एबीएसटी है जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ही पोर्शन होता है। मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रखे हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर करेंगे। ज़्यादा भी नहीं सही तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और थ्योरेटिकल जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो ये थी हमारी बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट एबीएसटी की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो वीडियो को हाइप ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और अपने करियर रेडीनेस के साथ जुड़े रहो, बने रहो। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।